एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल कॉमर्स एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम डबल टैक्सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर, व्हाट इज डबल टैक्सेशन? When a taxpayer is resident in one country but has source of income in another country, it give rise to possible double taxation. Okay? जब एक जो टैक्स पेयर है जिसको टैक्स पे करना है, एक एसएससी जब एक रेसिडेंट होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का रेसिडेंट होता है, बट वो दूसरी कंट्री के अंदर अगर अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा है, दूसरी कंट्री के अंदर वर्क कर रहा है और उस कंट्री से अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है एसएससी को दो जगह टैक्स पे करने होंगे। एक तो उस कंट्री में जिस कंट्री में कि वो अपना टैक्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा है, और दूसरा उस कंट्री में जिस कंट्री का एसएससी जो है रेसिडेंट है। सो इट गिव्स राइज टू पॉसिबल डबल टैक्सेशन। तो यहाँ से जो है डबल टैक्सेशन, जो दो जगह एसएससी को टैक्स पे करने होंगे, ये वाली प्रॉब्लम जो है यहाँ से जनरेट होती है। सो हेयर डबल टैक्सेशन मीन्स टैक्सिंग द सेम इनकम ट्वाइस इन द हैंड ऑफ एन एसएससी। सो डबल टैक्सेशन का मतलब ही होता है कि एक एसएससी को जो उसका इनकम है उसको वो उस पे उसको दो बारी टैक्स पे करना है। एक तो रेसिडेंट की कंट्री में, रेसिडेंट है वो जिस कंट्री का उस कंट्री में, और एक जहाँ पे से उसने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया है। सो हेयर क्लियर कि डबल टैक्सेशन मीन्स जो टैक्स पेयर है उसको दो बार उसकी जो इनकम है उस इनकम पे उसे दो बार टैक्स पे करना होता है। यही होता है डबल टैक्सेशन। ओके, नाउ डबल टैक्सेशन अराइज फ्रॉम द टू बेसिक रूल्स। ठीक है, अब जो डबल टैक्सेशन की पॉसिबिलिटीज है वो अराइज होती है बेसिकली दो रूल से। फर्स्ट रूल इज द सोर्स रूल एंड नेक्स्ट इज द रेसिडेंस रूल। अब ये सोर्स रूल और रेसिडेंट रूल क्या है उसको हम देखते हैं। व्हाट इज सोर्स रूल? बेसिकली जो सोर्स रूल है उसके अकॉर्डिंग जो एसएससी है, जो टैक्स पेयर है, उसे टैक्स उस कंट्री के अंदर पे करना होता है जिस कंट्री के अंदर उसने वो अपना जो भी उसका सोर्स ऑफ इनकम है वो जिस कंट्री के अंदर जनरेट हुआ है उसे उस कंट्री में अपने उस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स पे करना होता है। उसे हम सोर्स रूल बोलते हैं। जैसे कि द सोर्स रूल होल्ड्स दैट इनकम इज टू बी टैक्स्ड in the country in which it originate, irrespective of whether the income accrues to a resident or a non-resident. एक एसएससी हो सकता है उस कंट्री का रेसिडेंट ना हो, बट फिर भी अगर वहाँ पे से उसके लिए इनकम एक्रू हुआ है तो उसे सोर्स रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने इनकम पे टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट रूल इज रेसिडेंट रूल। रेसिडेंट रूल क्या होता है ना कि जो एसएससी है वो जिस पर्टिकुलर कंट्री का रेसिडेंट है उसको अपने इनकम पे चाहे वो उसका जो इनकम है वो उस कंट्री के अंदर जनरेट हुआ हो या ना हुआ हो, उसने अपने उस इनकम को किसी दूसरी कंट्री से अर्न किया हो, बट जो रेसिडेंट रूल के अकॉर्डिंग जो एसएससी जिस पर्टिकुलर कंट्री का रेसिडेंट है उसे उस अपने रेसिडेंट कंट्री में भी टैक्स अपने उस इनकम पे करना होता है। So here the resident rule stipulate that the power of tax should be the resident rule stipulate that the power of tax should rest with the country in which the taxpayer resides। ठीक है, जहाँ पे टैक्स पेयर रह रहा है उस कंट्री के अंदर उसे जो है टैक्स पे करना पड़ता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू रेसिडेंस रूल। नेक्स्ट, ना अब इस रेसिडेंट रूल और सोर्स रूल की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं वो देखते हैं। इफ़ बोथ रूल अप्लाई साइमल्टेनियसली, अगर दोनों रूल को हमने एक साथ ही अप्लाई कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगी कि जो एसएससी है उसको सफ़र करना पड़ेगा, उसे दो जगह टैक्स पे करने पड़ेंगे, और जो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो डेटर हो जाएगा, वो रिड्यूस होगा, और मतलब उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे क्योंकि एक एसएससी जब वो इनकम जनरेट कर रहा है उसे दो जगह सेम टैक्स, अगर उसे दो जगह टैक्स पे करनी पड़ी तो इससे उसको बेनिफिट नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो डेटर होगा। सो हेयर if both the rule apply simultaneously to a business entity and it were to suffer tax at both ends, the cost of operating on an international scale would become prohibitive and would deter the process of globalization। ये ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को डेटर करेगा। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कि एक एसएससी को दो जगह टैक्स ना पे करना पड़े और डबल टैक्सेशन
जो है उसमें कुछ रिलीफ देने के लिए, उसको कुछ हद तक रिड्यूस करने के लिए क्या हुआ कि एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में, रेसिडेंट कंट्रीज एंड सोर्स, जो जिस कंट्री के अंदर इनकम जनरेट हुआ है, सोर्स कंट्री, इन दोनों के बीच में बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है टैक्स को अवॉइड करने का, उसे ही हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोलते हैं। सो हेयर, so the double taxation of such income is avoided by means of double taxation avoidance agreement. This is an agreement between two countries to avoid tax. तो ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस है, ये हमारा दो कंट्रीज के बीच में होता है टैक्स को अवॉइड करने के लिए। नाउ अब डबल टैक्सेशन जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं और इंडियन इनकम टैक्स में क्या प्रोविजंस हैं, क्या रूल्स हैं डबल टैक्सेशन के रिलीफ के लिए। सो हियर डबल टैक्सेशन रिलीफ अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, there are basically two types of relief under income tax act 1961. Okay, first one is bilateral relief and second is unilateral relief. Bilateral relief come under section 90 and section 90A and unilateral relief come under section 91. तो अब देखते हैं कि बायलैटरल रिलीफ के अंदर किस टाइप से रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। ये बेसिकली बायलैटरल और यूनिलैटरल दो टाइप की रिलीफ है जो कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। सो बायलैटरल रिलीफ क्या होता है? अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्रीज कैन एंटर into an agreement to provide relief against double taxation by mutually working out the basis on which the relief is to be granted. बेसिकली जो बायलैटरल रिलीफ है उसके अंदर जो दो कंट्रीज़ है, एक रेसिडेंट कंट्रीज़ हो गई और जो दूसरी सोर्स कंट्रीज़ है जिस कंट्री के अंदर इनकम जनरेट हो रहा है, टैक्स पेयर जो रेसिडेंट है वो दूसरे कंट्री में जाके जो इनकम जनरेट करा, तो बेसिकली ये जो दो कंट्रीज़ है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है कि ये टैक्स को अवॉइड कर सके। तो डबल टैक्सेशन के लिए इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि किस तरीके से ये जो है टैक्स को अवॉइड करेंगे। सो दिस रिलीफ इज़ कॉल्ड बायलैटरल रिलीफ। ठीक है, एंड बायलैटरल रिलीफ की ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं? फॉर ग्रांटिंग ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि डबल टैक्सेशन जो एसएससी को डबल टैक्स पे करना पड़े उसको ये उसमें ये रिलीफ प्रोवाइड करती है कि कुछ हद तक एसएससी को रिलीफ मिल जाता है, टैक्स पेयर को रिलीफ मिल जाता है। ओके, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, जो डबल टैक्सेशन है उसको अवॉइड करती है। एंड नेक्स्ट इज फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ इवेशन और अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस ऑफ सच इवेशन और अवॉइडेंस। जो टैक्स की बेसिकली जो टैक्स इवेशन होता है और टैक्स अवॉइडेंस होते हैं, जो बेसिकली उसको बोल सकते हैं हम कि टैक्स की जो चोरी होती है, तो उसको ये क्या करता है, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक तरीके का। जब डबल टैक्सेशन हो रही है तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जब दोनों कंट्री आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो जाएगी कि उस टैक्स पेयर ने सोर्स कंट्री के अंदर कितना टैक्स पे किया और उसे अब रेसिडेंट कंट्री के अंदर जो उसकी कंट्री उसमें उसे कितना रिलीफ, किस लिमिट तक रिलीफ मिलेगा और क्या क्या रिलीफ मिलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स जो इवेशंस होते हैं उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जाएगा और जो भी इस टाइप के केसेस हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। है ये मतलब इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो इनकम टैक्स है उसको रिकवर करने के लिए इस टाइप के रिलीफ प्रोवाइड की जाती है। सो बायलैटरल रिलीफ इज बेसिकली द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में। ठीक है, दिस इज कम अंडर सेक्शन 90 एंड सेक्शन 90A। नेक्स्ट इज यूनिलैटरल रिलीफ। Unilateral relief is come under section 91. This method provide for relief of some kind by the home country even where no mutual agreement has been entered into by the two countries. यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो यूनिलैटरल रिलीफ होता है ये होम कंट्री बेसिकली प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कोई भी होम कंट्री का किसी भी कंट्री के साथ कोई भी यहाँ म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता टैक्स अवॉइडेंस के लिए, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता। यहाँ पे पर्टिकुलरली जो होम कंट्री है वही रिलीफ प्रोवाइड करती है। इस रिलीफ को यूनिलैटरल रिलीफ बोलते हैं।
So here following condition are satisfied for unilateral relief. यूनिलेटरल रिलीफ जो है उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिसको सेटिस्फाई करना एक टैक्स पेयर के लिए ज़रूरी होता है. सो व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट वन इज द असेसी इज रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अब जो रेसिडेंट का जो भी हमारा ये क्या बोलते हैं सिस्टम है रेसिडेंट का कि किस किस प्रोविज़न को फुलफिल करने के बाद एक एसएससी जो रेसिडेंट कहलाता है. तो अगर एक एसएससी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इंडिया का रेसिडेंट है तो उसे ये रिलीफ मिलेगा, और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो वो इस रिलीफ को नहीं ले सकता है. So first condition is the assessee is resident in India during the previous year. Next is the income accrue or arise to him outside India. और जो सेकंड कंडीशन है वो ये कि जो इनकम है जो टैक्स पेयर है पहले तो वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, और दूसरी चीज़ कि उसकी जो इनकम अराइज हुई है वो दूसरी कंट्री से अराइज होनी चाहिए, उसकी होम कंट्री. मतलब अगर कोई इंडिया के अंदर कोई टैक्स पेयर है, अगर वो इंडिया का रेसिडेंट है तो उसका जो इनकम है वो किसी इंडिया को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री से अराइज होना चाहिए. ठीक है, आउटसाइड इंडिया. नेक्स्ट कंडीशन इज द इनकम इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ऐसा कोई भी इनकम नहीं होना चाहिए जो कि इंडिया के अंदर अराइज हुआ हो, उस पर कोई भी उसे यूनिलैटरल रिलीफ नहीं मिलेगा, उसे उसी टाइप के इनकम पे यूनिलैटरल रिलीफ मिलेगा जो कि आउटसाइड इंडिया अराइज हुआ हो. ओके, एंड नेक्स्ट कंडीशंस आर द असेसी हैज पेड टैक्स ऑन द इनकम इन द फॉरेन कंट्री. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जो असेसी है उसने जो उसे इनकम दूसरे कंट्री से अराइज हुआ है, दूसरे कंट्री से जो उसने इनकम गेन किया है, उस इनकम पे असेसी ने जो टैक्स पेयर है उसने उस कंट्री के अंदर, उस फॉरेन कंट्री के अंदर उस इनकम पे टैक्स पेड अगर किया हुआ है तभी उसे यूनिलैटरल रिलीफ मिलता है अपने होम कंट्री के अंदर. ठीक है, सो हियर द असेसी हैज पेड टैक्स ऑन द इनकम इन द फॉरेन कंट्री. Next condition is there is no agreement for relief from double taxation avoidance agreement between India or other country where the income has arisen or occurred. So arisen or accrued. सो है मतलब कोई भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में यूनिलैटरल रिलीफ के लिए. अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो जो रिलीफ प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे वो बायलैटरल रिलीफ हो जाता है, बट जो यूनिलैटरल रिलीफ है उसके अंदर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, तभी यूनिलैटरल रिलीफ जो है वो किसी भी टैक्स पेयर को मिलेगा. सो दीज ऑल आर द कंडीशन फॉर यूनिलैटरल रिलीफ. नेक्स्ट, हाउ टू कंप्यूट यूनिलैटरल रिलीफ. यहाँ पे यूनिलैटरल रिलीफ को कंप्यूट करने का मेथड है जो डबल टैक्स्ड इनकम है एक टैक्स पेयर का, जो भी डबल टैक्स्ड इनकम है इनटू जो भी इंडियन टैक्स रेट है और जो भी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर टैक्स रेट है, उन दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे और जो सबसे कम है विच एवर इज़ लोअर उसको टेक करेंगे, और जो डबल टैक्स इनकम है उस पर उसी रेट से टैक्स चार्ज करते हैं और वही टैक्स जो है एसएससी को पे करना होता है. So this is all about the double taxation. So friends, if you think this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.